आज है लेक्चर नंबर 2 ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों ने कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एलएलपी, मीनिंग ऑफ एलएलपी और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिमेनिंग टॉपिक ऑफ एलएलपी एक्ट। आप सबको पता होगा टेलीग्राम पे हमने आपको पूरा का पूरा एलएलपी एक्ट का पीडीएफ सेंड करा। उसके बाद एक पेज नंबर 1 जो हमारी नोट्स का पार्ट था वो भी हमने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी सेंड कर दिया था कल की डेट में। आज की इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे फैमिली मेंबर ने कल की क्लास में, जब हमारी कल की क्लास कवर हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है। तो आपकी नीड पर इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। बाद में जो रिमेनिंग टॉपिक हैं वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर होता क्या है। देखो यार, जो चीज़ लिखी है वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, बट साथ के साथ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। जो चीज़ बोलता चलूंगा उनको भी नोट कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ ऐसी डिटेल करूंगा जो एक ऑफलाइन क्लास में कैसा होता है। आपके पास मॉड्यूल होता है और फैकल्टी आपको डिस्क्लोज कर रही होती है बहुत सारे पॉइंट्स। तो जो भी बता रहा हूँ साथ में रिकॉर्ड करो। तो सबसे पहला पॉइंट, सर डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है। इसको और ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। जिस तरीके से कंपनी में, मैंने कल की क्लास में आपको ये बता दिया था ऑलरेडी कि हम जब भी बात करेंगे एलएलपी की तो हम हमेशा बोलेंगे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। और वहाँ पे हमने एक बात और आपको कोट करी थी कि कंपनी के जो मेन फीचर्स हैं और पार्टनरशिप के जो मेन फीचर्स, उनको कॉम्बो बना के एलएलपी को क्रिएट किया गया है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर को और ईजिली समझने के लिए आप इसको दिमाग में रख लीजिए एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल क्या होता है। He manage all the things, all the act, all the impossibilities of performance, all the event। जो कुछ भी कंपनी में हो रहा है, कोई केस किसी पे फाइल करना है, किसी को कंपनी पे कोई केस फाइल करना है, जितनी भी एक्टिविटीज़ कंपनी में परफॉर्म होती है उसको कौन मैनेज करता है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक उसी तरीके से जितनी भी एक्टिविटीज़ एलएलपी एक्ट में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में परफॉर्म होंगी उन्हें कौन मैनेज करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। बट जा इन डिटेल लॉ के लैंग्वेज में पढ़ते हैं। सेक्शन 7(1) प्रोवाइड दैट एवरी एलएलपी, मतलब ये भी है कि अगर आपको एलएलपी फॉर्म्ड करनी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना कंपलसरी है। पढ़ो जरा आगे। एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। लाइक फर्स्ट लेक्चर 1 में भी आपने चीज़ सीखी थी कि 2 पार्टनर मिनिमम होने चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए, और 2 ही पार्टनर होने चाहिए हमारे पास एटलीस्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, द डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी इंडिविजुअल। देखो, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए, कोई इंडिविजुअल, 2 अलग अलग होनी चाहिए। एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर उन 2 में से कोई एक भारत का निवासी हो पिछले साल में 182 दिन 182 डेज पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 1 ईयर। सर क्या मतलब इसका वो बताता हूँ। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी अगर हम बात करें तो आपको ऐसे समझना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी उन्हीं लोगों को रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानता है जो पिछले साल में 182 डेज मिनिमम इंडिया में रहे हों। और भी कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, 2 सेक्शन वहाँ पे वर्क करते हैं। बट आप बिजनेस लॉ में ये समझ लो कि अगर 2 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने की शर्त, कंडीशन क्या है कि वो प्रीवियस ईयर में, ठीक पिछले साल में, जैसे अगर हम 2020 की बात कर रहे हैं तो 2019 में 2019 में उसे कम से कम 182 डेज भारत में रहना होगा अगर वो चाहता है कि उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाए। तो पहला पॉइंट क्लियर। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा सर, वो पर्सन जो एलएलपी के सारे एक्टिविटीज को मैनेज करे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, कौन नहीं बन सकता, जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे जिनमें से एक आउटसाइडर हो सकता है, बट जो दूसरा वाला होगा उसे कम से कम प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में, प्रीसीडिंग का मतलब ठीक पिछले साल, प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। क्लियर ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कब डेजिग्नेटेड पार्टनर डिसक्वालीफाई हो जाता है, डिसक्वालिफिकेशन टू बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो जो पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस करें, देखिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चला है तो मे भी थोड़ा आउटसाइड नॉइस हो, प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर को डिसक्वालीफाई किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले देख लेते हैं। पर्सन शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ ही,
तीन कंडीशन है। पॉइंट नंबर 1, इंसॉल्वेंट विद इन द प्रीसीडिंग 5 ईयर, ठीक पिछले 5 सालों में अगर वो इंसॉल्वेंट हुआ हो। सर इंसॉल्वेंट क्या है? इंसॉल्वेंट वो पर्सन है हु इज नॉट कैपेबल ऑफ पेइंग हिज लायबिलिटी ओवर हिज एसेट्स, मतलब आपके पास आपकी लायबिलिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि आप अपनी एसेट से चाह भी लें तो उसे पे नहीं कर सकते, तो उस सर्कमस्टेंसेज में वो पर्सन इंसॉल्वेंट होगा। और अगर कोई पर्सन पिछले 5 सालों में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है बाय कोर्ट तो वो पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। पॉइंट नंबर 2, सस्पेंडेड विद इन द प्रीसीडिंग 5 ईयर। सर सस्पेंड का मतलब क्या है? एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए। सस्पेंड का मतलब है यहाँ पे पेमेंट टू क्रेडिटर्स। मान लीजिए आपने कहीं से लोन ले रखा है, ठीक है, ऑन द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ड्यू डेट पर आप वो लोन नहीं पे कर पाते हो, तो इस सिनेरियो में एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल आप सस्पेंड किए जाओगे। कितने? अगर पिछले 5 सालों में एक भी बार आप सस्पेंड हुए हो तो आप भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकोगे। पॉइंट नंबर 3, कॉन्विक्टेड बाय कोर्ट नॉट लेस देन 6 मंथ। सर देखो सेक्शन 30 में बात बताई गई है, सेक्शन 30 सर्कमस्टेंस से मिलेंगे, और अगर आपको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है किसी भी रीजन से तो आप भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते। तो जरा फिर से एक बार हम लोग समराइज करते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म में रहेगा भी और एलएलपी की जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको परफॉर्म करेगा। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। एक बात और याद रखना, पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में सबसे बड़ा डिफरेंस वो भी बताता हूं आपको। देखो जो पार्टनर है वो हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला, लेकिन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है क्योंकि वो रखा ही इसीलिए गया है तो वो हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। चलो आते हैं लायबिलिटीज में। यहाँ पे आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर की ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहली बात, सेक्शन 7 में हमने बात की थी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर है कौन। सेक्शन 8 में हम बात करेंगे क्या लायबिलिटीज हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर पे, ठीक है। आओ चेक करते हैं। सेक्शन 8 प्रोवाइड द लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इफ इट प्रोवाइड दैट अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। सर देखो दो तरीके से एग्रीमेंट में चीज़ें मेंशन होती हैं। पहला होता है एक्सप्रेस, दूसरा होता है इम्प्लाइड। नोट कर लीजिएगा, एक्सप्रेस का मतलब आइदर रिटन फॉर्म आइदर ओरल फॉर्म, चीज़ें लिखी होंगी या फिर बताई जाएंगी। एक्सप्रेस का मतलब, इम्प्लाइड मतलब विच इज़ प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, जो कि लॉ से मान लिया जाएगा कि ये तो होगा ही। एग्जाम्पल, अगर मेरा लैपटॉप आपके घर पे छूट जाता है तो ये हमारे आपके बीच में एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं कि आप मेरा लैपटॉप मुझे लौटाओगे, वो प्रिजम्पशन बाय लॉ है कि आपको वो लैपटॉप मुझे लौटा देना चाहिए। कल की क्लास नहीं आ पाई थी, रीज़न आपको मैंने बोल सकता टेक्निकल एरर, एक्चुअली लैपटॉप की बात इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज सॉफ्टवेयर का कुछ इशू था कल, तो वीडियो एडिट ही नहीं हो सकी। आज आपको वीडियो मिल रही, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे मैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक्सप्रेसली, मतलब अगर डॉक्यूमेंट में जहाँ पर हम एलएलपी की बात कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में चीज़ें एक्सप्रेसली मेंशन है, फिर तो आप बोलो कि कोई इशू नहीं है। बट अगर इम्प्लाइड है मतलब प्रिजम्पशन बाय लॉ, कानून द्वारा मान लिया गया कि ये तो होगा ही। तो देखो जरा, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अदरवाइज इन दिस एक्ट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी। तो सर अगर तो एक्सप्रेसली मेंशन है फिर तो थम्स अप, कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि जैसा जैसा मेंशन है वैसी वैसी डेजिग्नेटेड पार्टनर की लायबिलिटी होगी। अगर आपको बोला गया कि आप इतने रुपए तक लायबल हो तो लायबल हो क्योंकि मेंशन है, बट अगर नहीं मेंशन है तो जरा देखो पॉइंट नंबर 1, रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल एक्ट। इस वर्ड पर ध्यान दो, रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल एक्ट मतलब एलएलपी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। एक्ट मैटर्स एंड थिंग्स एज आर रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंसेस। सर कंप्लायंसेस का मतलब है जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ठीक है, ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग filing of any document, returns, statement, report under this act and as specified in the agreement। सर समराइज करते हैं पूरे स्टेटमेंट को। कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो वो तो उसे परफॉर्म करना ही करना है, उसके अलावा वो हर एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी स्टेटमेंट फॉर्म किया जा रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर्म किया जा रहा है, कोई भी रिटर्न्स डाले जा रहे हैं, कोई स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन हो रहा है, उन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, डेजिग्नेटेड पार्टनर। पहला पॉइंट ठीक है। सेकेंड पे चलते हैं, लायबल टू ऑल पेनल्टीज
मैंने भी स्टार्टिंग में क्या बोला, हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रीट करना है, मतलब हु मैनेज ऑल द थिंग्स। तो क्या है यहाँ पे, लायबल टू ऑल पेनल्टीज इम्पोज्ड ऑन द LLP। सर डेजिग्नेटेड पार्टनर LLP का डेजिग्नेटेड पार्टनर है, मतलब डायरेक्टर हेड है, तो जो कुछ भी पेनल्टीज LLP पे लगेगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या लाइबिलिटी किसकी होगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर की होगी। फॉर एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दोज प्रोविजंस, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें, कोई भी प्रोविजन हो रहा है, कोई भी लाइबिलिटीज जनरेट हो रही है, कोई भी पेनल्टीज जनरेट हो रही है, तो सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सर डेजिग्नेटेड पार्टनर। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट है, सेक्शन 9 में बोला गया प्रोवाइड दैट LLP में अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज। सर ये ध्यान रखेंगे, अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बना कि अगर वैकेंसी पीरियड है, सेक्शन 9 में वैकेंसी पीरियड के बारे में बोला गया है, ये नोट कर लीजिए, वैकेंसी पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अगर ये बोला जाता है कि मान लीजिए आपकी LLP में कोई एरिया वैकेंट है, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, मान लो एक है दूसरा नहीं अवेलेबल है, इस सिनेरियो में जो पार्टनर वैकेंट है तो आपके पास एक लाइबिलिटी है कि विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसे अपॉइंट करना होगा। पढ़ लीजिए, सेक्शन 9 प्रोवाइड दैट LLP में अपॉइंट अ डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज ऑफ द वैकेंसी अराइजिंग फॉर एनी रीजन। तो ये भी लाइबिलिटी किसकी है, सर डेजिग्नेटेड पार्टनर की है। तो अभी तक आपने क्या सीखा, सर डेजिग्नेटेड पार्टनर होने के लिए सिर्फ नाम ही काफ़ी नहीं, काम बहुत सारा करना पड़ेगा। अच्छा, एक पॉइंट और आता है डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, सर लाइबिलिटीज़ बताइए। अब जो एक सबसे बड़ा इशू आया था आपके पास इनकॉर्पोरेशन का, मैंने कल भी बोला था टेलीग्राम चैनल पे, आपको ध्यान होगा कि आपको 2 टॉपिक बोले थे पढ़ने को, एंड आई होप आपने पढ़ा ज़रूर होगा। तो जरा अब डिटेल करते हो, देखिए कितना ईजी हो सकता है इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक। और एक बात और, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP का टॉपिक एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, तो आप उसकी वेटेज समझ सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP की। देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके LLP एक्ट 2008 से, बट आज जब मैं आपको इसको पढ़ाने वाला हूँ, बिलीव मी, एक पॉइंट में आपको सारा कंटेंट याद होगा। तो देखो, बिजनेस लॉ पढ़ने के लिए 2 पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं। सबसे पहला, आपको एग्जाम्पल ऐसा हो जो आप कोड करो, उस टॉपिक से वो रिलेवेंट हो। 2 बातें बोली मैंने, एग्जाम्पल और साथ के साथ वो एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेवेंट हो और वो चीज़ दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए। तो जब बात आए कि इनकॉर्पोरेशन की, मतलब साफ है, एक LLP जो हम लोग फॉर्म्ड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो LLP को आप ऐसे समझ लो, इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को आप सभी ने अपनी जीमेल आईडी कभी न कभी क्रिएट की होगी। ठीक बात है सर। तो जीमेल आईडी जैसे क्रिएट की थी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जीमेल आईडी जैसे क्रिएट हुई थी एज लाइक हम अपने LLP को भी क्रिएट करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्लियर है? समझाता हूँ कैसे। आपने सबसे पहला काम क्या किया था, चेक करते चलो, रिजर्वेशन ऑफ नेम। आपने पहले अपना नेम चेक किया कि क्या ये नेम हमारे जीमेल आईडी में सुटेबल है, ये अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। आप अपना नाम डालते हो, ठीक बात है। जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना नाम जीमेल आईडी के लिए डाला विनय सिंह, तो ऐसे हजारों लाखों आइडिया थी क्योंकि कॉमन नेम था, तो इस वजह से मुझे उसके आगे कुछ और भी नंबर्स फीड करने पड़े सो दैट मेरी एक आइडेंटिकल आईडी हो जो मेरे ही नाम से हो। तो सबसे पहला क्या चेक करना है, रिजर्वेशन ऑफ नेम। क्या होता है सर इससे हमें पता चलता है अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। जिस नेम से हम LLP क्रिएट करना चाह रहे हैं वो नाम अवेलेबल है कि नहीं, जिस नेम से हम जीमेल आईडी क्रिएट करना चाह रहे हैं वो नाम अवेलेबल है कि नहीं। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड चेक करो, सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट विथ रजिस्ट्रार। सर जीमेल के लिए वो जीमेल अकाउंट रजिस्ट्रार हो जाएगा और आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे LLP की बात करें तो LLP पे जो भी डॉक्यूमेंट लगते होंगे, लाइक सिंपल सी बात है, जो पार्टनर से उनका नेम एड्रेस, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर उनका नेम एड्रेस, जो ई फॉर्म 1 2 3 है, जो फॉर्म भरने होंगे वो सारे फॉर्म डॉक्यूमेंट कहलाएंगे, तो वो सब कुछ हमें सबमिट करना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही हम क्या करते हैं, जीमेल अकाउंट बनाते वक्त हम अपना मोबाइल नंबर फीड करते हैं ना, वो हमारा है बट हम उसे बताते हैं क्यों, हम सबमिट कर रहे हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP, और इसी के साथ में आपकी जो LLP है वो एक LLP एग्रीमेंट से, ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए,
LLP एग्रीमेंट होगा और आपको फॉर्म कर दी जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे आप जब जीमेल अकाउंट सब कुछ कर लेते हो तो एट द एंड आपसे एक छोटा सा बॉक्स बनाता है, बगल में लिखा होता है आई एग्री। जब आप उस पर टिक करके आई एग्री क्लिक करते हो तब जाके आपकी जीमेल आईडी इनकॉर्पोरेट होती है। इस भाषा में, आपकी भाषा में आपकी जीमेल आईडी क्रिएट होती है। कुछ समझ है क्या? तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP इज एज सिंपल एज दैट, लाइक क्रिएशन ऑफ जीमेल अकाउंट। याद रखेंगे, भूलेगा नहीं। अब बढ़ता हूँ आगे। सबसे पहला पॉइंट आता है सर नेम रिजर्वेशन। देखो सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट बोले तो LLP एक्ट की बात हो रही है। सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट अ पर्सन में अप्लाई इन LLP फॉर्म नंबर 1। ध्यान रखेंगे ये ई फॉर्म होगा, क्लियर। अभी मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कितने फॉर्म होते हैं, कौन कौन से में कौन सा फॉर्म लगेगा। ई फॉर्म नंबर 1 अलॉन्ग विद द पेमेंट ऑफ फी ₹200। हम भारतीय हैं सर, 200 रुपये में हम क्या क्रिएट कराने चल रहे हैं, LLP। समझ रहे हो? अब कुछ बच्चे आज ही पढ़ने बाद उन सर LLP के बेनिफिट बताओ। अब शुरू करते हैं सर। तो सुनना क्या करना है, ई फॉर्म नंबर 1 हम फाइल करेंगे अलॉन्ग विथ फीस। जो उसकी फीस है 200 रुपये वो लगाएंगे। द एप्लीकेशन शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द प्रपोज्ड LLP। जिस नाम से आपको LLP चाहिए, रिजर्वेशन ऑफ नेम, वो नाम मेंशन किया जाएगा फिर, क्लियर। सेकंड पॉइंट, सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने होंगे? पॉइंट नंबर 1, स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ LLP। सर देखो LLP कभी भी नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। जैसे CTC क्लासेस ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म NPO है, LLP नहीं बोली हमने कभी। क्यों सर? NPO में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप डोनेशन दे सकते हो, फीस जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु आर टू बी पार्टनर्स ऑफ LLP। मतलब क्या करना है, हमें उनका नाम, उनका एड्रेस, जो भी लोग पार्टनर बनना चाहते हैं, सेम फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो भी लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बन रहे हैं उनका भी नेम और उनका भी एड्रेस हमें क्या करना होगा, रिटर्न में देना होगा। थर्ड, कंटेन्स सच अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और कोई इंफॉर्मेशन अगर LLP का वो रजिस्ट्रार चाह रहा है हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्लियर। तो हमने यहाँ पे 2 स्टेप लिए, नेम का रिजर्वेशन चेक किया, अवेलेबिलिटी है। सेकंड, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए इनकॉर्पोरेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स भी हमने प्रोवाइड कर दिए। अब बात आएगी सर थर्ड स्टेप की, इनकॉर्पोरेशन बाई रजिस्ट्रेशन, जिसको आप क्या बोलोगे, LLP एग्रीमेंट। ठीक है जी, समझ आ रहा है सबको? आओ चेक करते हैं। सेक्शन 12(1) में बोला गया, प्रोवाइड दैट व्हेन द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड। कंप्लाइड का मतलब साफ है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है। द रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब जो रजिस्ट्रार है वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रखेगा विद इन 14 डेज। क्या करने वाला है, ध्यान रखेंगे, विद इन 14 डेज रजिस्ट्रार द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, रजिस्टर करना है हमें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को। पॉइंट नंबर 2, गिव अ सर्टिफिकेट दैट LLP इज इनकॉर्पोरेटेड। जिस नाम से, जिस स्पेसिफिक नेम से आप LLP बनाना चाहते थे, अगर वो बन गई है तो विद इन 14 डेज हमें उसका सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। अब आते हैं जरा काम पे। सर देखिए, हम 3 स्टेप चले, स्टेप यहाँ लिखे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ अब ये बताने वाला हूँ किस स्टेप पे, क्योंकि आपने जब लेक्चर नंबर 1 कवर किया होगा तो आपको ध्यान होगा लेक्चर नंबर 1 में हमने बोला था ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होगा ऑन द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। जब आपको LLP इनकॉर्पोरेट करनी है तो आपको ई फाइल करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइल करना पड़ेगा। तो सर देखिए, स्टेप नंबर 1, नेम के रिजर्वेशन के लिए आपको ई फॉर्म 1 यूज़ करना है, क्लियर जी, ई फॉर्म 1। सर स्टेप नंबर 2, सबमिशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इसके लिए आप यूज़ करेंगे ई फॉर्म नंबर 2। सर रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP, इसके लिए यूज़ करेंगे ई फॉर्म नंबर 3। सर ऐसा इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपने दिमाग में सेट कर लो कि बेहद इजी है और ये टॉपिक आपको याद रह जाए। तो एक बार फिर से आपको समराइज़ करके बता देता हूँ, हम जब भी बात कर रहे होंगे आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर के दिमाग में क्या आना चाहिए, वो पर्सन जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाएगा, क्लियर। फिर सेकंड बिहाफ हम बात करने वाले हैं कि आखिर अगर इनकॉर्पोरेशन होगा तो कितने स्टेप पे होगा,
3 स्टेप पे होगा। स्टेप नंबर 1 ई फॉर्म 1, स्टेप नंबर 2 ई फॉर्म 2, स्टेप नंबर 3 ई फॉर्म 3, एज सिंपल एज दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम बात करेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी की, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माइंड में क्या आना चाहिए, एज लाइक क्रिएशन ऑफ जीमेल अकाउंट। क्या करना है, पहले चेक करना है नेम अवेलेबल है कि नहीं। अगर नेम अवेलेबल है तो जो जो डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है वो सबमिट कर दो। तीसरे नंबर पे सर सिंपली आप रजिस्ट्रेशन करा लो और सारा काम आसानी से कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पे मैंने सेक्शन लिखे हुए हैं उन सेक्शन को आप भी एज इट इज़ नोट कर लो, उनमें कन्फ्यूज़न मत रखना, ठीक है जी। अब जरा बढ़ता हूँ आगे, कौन से टॉपिक और हमें अभी डिस्कस करने वो आपको बता देता हूँ। इतना आप आज कवर कर लेंगे। इसके बाद सर देखिए, अब आप में जो मेन टॉपिक बचे हुए आपके मॉड्यूल में वो बचा है डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही बेसिक है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए डिफरेंस क्या है, आप एक बार मॉड्यूल चेक करेंगे ना, आराम से डिफरेंस समझ में आएगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए सर, आपके मॉड्यूल में अगर हम बात करें, ये आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी का टॉपिक हो गया है। 3 स्टेप थे, कवर कर दिए। अब एलएलपी पार्टनरशिप, एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में डिफरेंस, 2 डिफरेंस हैं और मॉड्यूल के मुताबिक टॉपिक खत्म। बट मैं बता रहा हूँ मॉड्यूल के मुताबिक खत्म हो रहा है, बट अभी खत्म नहीं। इसके बावजूद 2 टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ कौन कौन से। पहले आपको जरा इसको डिस्क्लोज कर देता हूँ, आपको ये नहीं लगी सर इसमें क्या है, जल्दी से सुन लीजिए। एलएलपी और पार्टनरशिप में डिफरेंसेस, ठीक है, एक बार सुन लीजिएगा। सुनने के बाद इस स्पीड में रखूंगा तो जरूरी नहीं कि आप तुरंत नोट करो, वीडियो वापस से प्ले कर लेना। आपके पास ऑफलाइन क्लास से ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जितनी मर्जी बार चाहो प्ले कर सकते हो और अपनी खुद की नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो सर मैं बताने चल रहा हूँ एलएलपी और पार्टनरशिप में डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस किस बेस पे आएगा सर, एक्ट पर। एक्ट जो एलएलपी एक्ट है वो कब क्रिएट हुआ, 2008। सर पार्टनरशिप एक्ट कब क्रिएट हुआ, 1932, ये सबको पता है। सेकेंड, बॉडी कॉर्पोरेट। देखो यार, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है एक लीगल फॉर्मेलिटी। इसकी अगर हम बात करें तो जो एलएलपी है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जबकि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। इसका साफ मतलब है एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होगी, जबकि अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होने वाला। तीसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने जब कल की क्लास में बात की थी लेक्चर नंबर 1 में, वहाँ पे भी हमने बात करी कि एलएलपी को क्योंकि कंपनी के फीचर्स मिले हैं, जबकि पार्टनरशिप तो पार्टनरशिप ही है ना, तो एलएलपी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, सेपरेट फ्रॉम इट्स डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, लेकिन पार्टनरशिप सेपरेट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएशन। ऑब्वियस सी बात है, एलएलपी एक्ट से होता है, वहाँ पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, जैसा मैंने बोला, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। परपीचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में को कम मेंबर्स में को ध्यान है, जो लेक्चर नंबर 1 में बोली थी बात, तो परपीचुअल सक्सेशन एलएलपी पे इम्प्लीमेंट होता है, पार्टनरशिप पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की सर, हाँ अगर हम बात करें नेम की, एलएलपी एज आ सफिक्स लगेगा। जैसे आप में चार्टर्ड अकाउंटेंट एक वर्ड यूज़ होगा सफिक्स के तौर पे आपके नेम के पहले, समझ आ रहा है, तो एलएलपी में भी यूज़ होगा, लेकिन पार्टनरशिप में कोई गाइडलाइंस ऐसी नहीं बताई गई है। ओके, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, पार्टनरशिप में कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का प्रोविज़न ही नहीं है, लेकिन एलएलपी में अभी अभी आपने पढ़ा है डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं सर, है ना। फॉरेन पार्टनरशिप, ओके, फॉरेन मेंबर जो है वो पार्टनर बन सकता है एलएलपी में, जबकि पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। माइनर एज पार्टनर, पार्टनरशिप में माइनर कैन बी एज अ पार्टनर फॉर प्रॉफिट मोटिव ओनली, बट इन एलएलपी नहीं बन सकता। अच्छा बताओ क्यों सर, एग्रीमेंट करना पड़ता है, और माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ एग्रीमेंट। माइनर क्योंकि 18 साल से कम है तो एग्रीमेंट वो कर ही नहीं सकता, बिकॉज माइनर कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। अब जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसको हम पार्टनर बनाएंगे क्यों, बिकॉज एलएलपी मजाक थोड़ी चल रहा है ना। तो आपने ये कर लिया। अब एलएलपी और कंपनी में डिफरेंस बताया तो जल्दी से सुन लो। अच्छा एक बात समझो, डिफरेंस के लिए हमेशा क्या याद रखोगे आप, बेसिस ऑफ डिफरेंस। अगर ये याद है तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला, ठीक है। तो जल्दी से सुनना। सबसे पहले एलएलपी 2008 में और कंपनी 2013 में। दूसरा, मेंबर और पार्टनर। देखो यार, जो कंट्रीब्यूट करते हैं एलएलपी में वो पार्टनर कहलाते हैं, बट जो कंपनी में होते हैं वो मेंबर कहलाते हैं, कंपनी में पार्टनर नहीं होते, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी इज गवर्न बाय एग्रीमेंट, जो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। कंपनी की बात करें
स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी रेगुलेटेड बाय स्टैच्यूट। देखो कंपनी एक्ट 2013 डिसाइड करेगा कंपनी कैसी चलेगी, लेकिन यहाँ एलएलपी कौन डिसाइड करेगा? पार्टनर जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक डिसाइड कर लेंगे। नेम में एलएलपी लगेगा, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा मेमिनम मैक्सिमम कर लो। मिनिमम नंबर की बात करें प्राइवेट में 2, अच्छा उधर बात करें वहाँ पे भी 2, लेकिन मतलब एलएलपी में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर या मेंबर कितने होने वाले हैं? 2। कंपनी में कितने होने वाले? प्राइवेट में 2, प्राइवेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की, एलएलपी में नो लिमिट सर, जितना मर्जी भरो। बट अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 200 है। ठीक है, 200। आखिरी पॉइंट बता दे रहा हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर सर डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। प्राइवेट कंपनी में कितने? ना एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं कितने? 2। अगर हम बात करें डायरेक्टर की, फिर से सुन लो, एलएलपी में होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, कंपनी में होंगे डायरेक्टर। क्लियर? तो अगर हम बात करें एलएलपी की तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, और अगर प्राइवेट कंपनी की मिनिमम 2 डायरेक्टर, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर। तो सर अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल टॉपिक फिनिश ऑफ, लेकिन अभी नहीं, ये एलएलपी हम 3 लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 2 आज आप देख रहे हो, लेक्चर नंबर 3 भी आपको देखने को मिलेगा, और उसी के साथ ये टॉपिक फिनिश ऑफ। तो जरा देखो 2 टॉपिक और कौन कौन से हैं जो मुझे आपको पढ़ाने। पहला पॉइंट, ओके, ये है आपका, ये नोट कर लीजिएगा कहीं, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। 3 पढ़ाने, बेसिकली 3 टॉपिक हैं। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू एलएलपी। तीसरा, वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी। सर जब इतना आप कवर कर लेंगे तो आप समझ जाएगा कि आपने अब पूरी तरीके से एलएलपी फिनिश कर लिया है। और इतना कर लेने के बाद अगला स्टेप क्या होगा हम लोग का? देखो यार, एलएलपी हमने स्टार्ट करा, एलएलपी लेक्चर नंबर 3 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला स्टेप हम लोग लेने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल होगा। देखो आपको टेलीग्राम पर हमने एलएलपी का आईसीआई का मॉड्यूल ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से डिफरेंस आज नोट्स बना लेना। क्लियर? मैंने ओरली आपको समझा दिया है क्योंकि बेसिक है, इन जनरल डिफरेंस आता भी नहीं है, बट फिर भी एक बार आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। अब इसके बाद ये 3 टॉपिक लेक्चर नंबर 3 में कवर हो जाएंगे आपके। सर जब हम पूरा एलएलपी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा अगला स्टेप पता है क्या होगा? जो सबसे स्मार्ट गेम है, जो कोई नहीं करने वाला, हम करेंगे। सबसे स्मार्ट गेम क्या है सर? जो अभी तक 4 मॉडल पेपर हुए हैं आपके, 4 ही पेपर हुए हैं सीए फाउंडेशन लेवल पे जब एलएलपी इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले एलएलपी था भी नहीं। ठीक है, एलएलपी कंपनीज एक्ट सीए फाउंडेशन होने के बाद आया है। तो चारों पेपर में जो 4 अटेम्प्ट हुए हैं, जितने क्वेश्चन एलएलपी के आए हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर लोगे। उसके बाद जो रिवीजन टेस्ट पेपर अभी तक आईसीआई ने प्रोवाइड करे हैं, मॉक टेस्ट पेपर जो प्रोवाइड करे हैं, उनमें भी जो एलएलपी के लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको दे दी जाएंगे। इस तरीके से होगा ये कि आप इस एक पर्टिकुलर चैप्टर की नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करोगे, और उसके बाद इस चैप्टर से मिलने वाला जो मार्क्स है वो आपका 100% सिक्योर होगा। बट ध्यान रखेंगे, जितने काम आज बताए हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे कल शाम 6 बजे आपकी 3rd लेक्चर में एलएलपी के ही, और कल मिल के हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को फिनिश करेंगे।